नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 20 नवंबर को होगा केदारनाथ उपचुनाव। भारत निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान, 23 नवंबर को होगी मतगणना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, पारदर्शिता के साथ हो रही हैं नौकरियों की भर्ती परीक्षाएं। 289 अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, वायुसेना वीरता, साहस और उच्चतम तकनीक का अनुपम उदाहरण। वायुवीर विजेता कार रैली को दिखाई हरी झंडी। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 7000 किलोमीटर दूरी तय करेगी रैली। और अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव की अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। गौरतलब है कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के तहत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राज्य में पिछले 3 सालों में 17,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सख्त नकल कानून के बाद अब सभी परीक्षाएं पारदर्शी हो रही हैं। बच्चों को मेहनत का फल मिल रहा है। का संकल्प और अभियान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश भर के अंदर 10 लाख युवा नौजवानों को रोजगार देने का लक्ष्य लिया था, उसी कड़ी में उत्तराखंड के अंदर भी विभिन्न विभागों में जहां भी ये नियुक्तियां रिक्तियां खाली हैं, उन सभी को भरने का अभियान चलाया है। और इसमें लगभग 17,500 नौजवान युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी अभी तक मिल गई है। उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आज 289 लोगों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां मिली हैं। और निश्चित रूप से इन नियुक्तियों के होने से हमारे शासन के काम में, विकास के कामों में जहां पर अधिकारियों की कमी है, वो कमी पूरी होगी और तेज़ गति से हमारा विकास आगे बढ़ेगा। सख्त नकल कानून आने के बाद निश्चित रूप से हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो भाग लेने वाले परीक्षा में, उनका मनोबल भी बढ़ा है, उनके माता पिता का भी बढ़ा है। और मैं तो बहुत स्थानों पर गया हूँ। हर स्थान पर लोग पहले परीक्षाओं में शामिल होते थे, लेकिन उनका चयन नहीं होता था। आज उनका चयन भी हो रहा है और एक परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। यहाँ भी मुझे वो एक SDM साहिबा मिली है, उत्तर प्रदेश में भी उनका हुआ है और यहाँ भी हुआ है। दूसरे वित्त विभाग में पहले भी कई परीक्षाओं में हो चुका है। मतलब यहीं पर मुझे 4-5 लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि ये अवसर हमको तीसरी बार मिल रहा है। भारतीय वायुसेना और उत्तराखंड वॉर मेमोरियल संयुक्त कार रैली लद्दाख के थोई से शुरू हुई और अरुणाचल प्रदेश तक 7000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। यात्रा 14 अक्टूबर को देहरादून पहुंची और आज ये रैली अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हुई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज शौर्य स्थल चीड़बाग देहरादून में वायुवीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार रैली वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का प्रचार करेगी और युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारतीय वायुसेना वीरता, साहस, शौर्य और उच्चतम तकनीक, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे वायु योद्धा किस प्रकार से हर चुनौती का सामना करते हुए राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं, ये पूरे राष्ट्र और हर युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे वायुसेना के विजेता कार रैली जो लद्दाख के थॉयस से, जो इतना डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सियाचिन का इलाका है, वहाँ से शुरू करके, और इनका लक्ष्य है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएंगे। यानी कि 7000 किलोमीटर की कार रैली करना अपने आप में किस दृढ़ निश्चय को संबोधित करता है, क्या संकेत है। ये सचमुच मैं कहूँगा कि हमारी भारतीय वायुसेना है जो एक ब्रेवरी, करेज, साहस, शौर्य एक तरफ और दूसरी तरफ एक्सीलेंस,
जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि पूरे राष्ट्र के लिए हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि हमारे वायु योद्धा किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से हर एक चुनौतियों को लेते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अनुरूप आवास नीति पर जल्द से जल्द कार्य पूरे किए जाएं। देहरादून में आज शहरी विकास विभाग की राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि योजना के तहत नए शहरों को शामिल करते हुए सूची को जल्द तैयार करें। उन्होंने कहा कि जो शहर PMAYU के तहत शामिल नहीं किए जा सके थे, उन्हें PMAYU 2.0 की सूची में रखा जाए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी लाभार्थियों के चयन के लिए डिमांड सर्वे को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वर्ष 2015 से 2022 और 31 दिसंबर 2024 तक विस्तारित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा की और वर्ष 2024 से 2029 तक क्रियान्वित होने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस प्रदेश भर में आज से 2 महीने तक ऑपरेशन स्माइल चला रही है। इस अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों, पुरुषों और महिलाओं की तलाश की जाएगी। ऑपरेशन स्माइल पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के निर्देश पर शुरू किया गया है। अभियान की नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक पदाने को बनाया गया है। इसी वर्ष 2024 में इस अभियान को मई 2024 से 30 जून तक चलाया गया, जिसमें 1370 गुमशुदा लोगों को बरामद किया गया था। जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 5-5 तलाशी टीम और शेष जनपदों में 1-1 तलाशी टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक तलाशी टीम में गुमशुदा बरामद बच्चों और महिलाओं से पूछताछ हेतु एक महिला पुलिसकर्मी भी अनिवार्य रूप से नियुक्त की गई है। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने के मुताबिक इस बार ऑपरेशन का फोकस नाबालिग लड़कियां और कम उम्र के बच्चे हैं। ये हम 2015 से जो है ऑपरेशन स्माइल को जो है लगातार जो है इसको इम्प्लीमेंट करा रहे। आज से हम 2 महीने का पुनः जो है एक बार ऑपरेशन स्माइल को इम्प्लीमेंट करा रहे। इस बार हमारा विशेष फोकस जो है वो मिसिंग गर्ल्स है और माइनर्स है, उस पर हमारा विशेष जो है ये फोकस रहेगा। जो ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जो घर से चली जाती है, मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। 2015 से अब तक उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन स्माइल चलाकर 6000 के लगभग जो है वो मिसिंग्स को जो है वो रिकवर किया है। वहीं कोटद्वार में भी ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत हो गई है। कोटद्वार थाना परिसर में पौड़ी गढ़वाल की अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने कहा कि ऑपरेशन स्माइल में समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए ताकि मानव तस्करी को रोका जा सके। ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत जो भी गुमशुदा महिलाएं, बच्चे या पुरुष होते हैं तो उनको उनके परिजनों से मिलाने का कार्य इस दौरान किया जाता है। इसमें जितने भी संबंधित विभाग हैं जैसे कि समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, इन सभी को एक साथ जोड़कर एक ही स्टेक होल्डर्स हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। इसमें जो NGOs होते हैं, CWC है, इन सबको भी हम जोड़ के साथ काम करते हैं। जो 2 माह का अभियान होता है इसमें केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी जो बच्चे हमें मिलते हैं या फिर जो गुमशुदा मिलते हैं उनको परिजनों से मिलाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज घोषित किया है। इसका प्रभाव देश के प्रथम गांव माणा पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जब से माणा गांव का भ्रमण किया उसके बाद से ही माणा पर्यटकों से गुलजार है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस गांव में पहुंच रहे हैं। इस कारण ग्रामीणों में उत्साह है। वाइब्रेंट विलेज घोषित होने के बाद ग्रामीणों की आजीविका यहाँ के स्थानीय उत्पाद भी बन गए हैं। ग्रामीणों कलावती रावत और इंद्रसेन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माना गांव भ्रमण के बाद से ही ये गांव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। जब से हमारे गांव में मोदी जी आए तब से हमारे गांव में काफी टूरिस्ट आने लग गए। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक अन्य ग्रामीण नरेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ आने वाले पर्यटक उनके उत्पाद खरीद रहे हैं। सरकार तो मदद हर चीज में कर ही रही है। रोजगार में अच्छा वो चल रहा है पूरे गांव में।
बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए आए यात्रियों में से कई श्रद्धालु माना गांव स्थित व्यास गुफा, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, भीमपुल, सतोपंत आदि पर्यटक और धार्मिक स्थलों को देखने पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से आए एक पर्यटक किरण चौधरी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद माना गांव आने की उनकी भी इच्छा हुई है। हम लोग देखने आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा है तब से बहुत इसका था कि वहां जाएंगे, तो हम लोग माना गांव भी जाएंगे देखने। वहीं एक पर्यटक सूर्या का कहना है कि पहले ये गांव अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब प्रथम कहा जा रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।